बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के अमान में होंगे। आज मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत प्यारी एक सब्सक्राइबर और मेरी पाकिस्तान से एक दोस्त जिनका नाम मलीसा है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मलीसा आज आपको बताएँगी कि मलीसा की जर्नी पाकिस्तान से अफ्रीका और फिर अफ्रीका से कज़ाकिस्तान तक कैसे रही और ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का या पाकिस्तानी जॉब सीकर्स लोगों के लिए अफ्रीका या कज़ाकिस्तान एक कैसी डेस्टिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मलीसा, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप आई इंटरव्यू देने के लिए। तो मलीसा, सबसे पहले तो आप आपको इंट्रोड्यूस करवाएँ कि आपने अपनी एजुकेशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट की? तो अपने बारे में कुछ बताइएगा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। मेरा नाम मलिका है और मैं कराची से हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है कराची यूनिवर्सिटी से ली और फिर उसके बाद मैंने सेंट माइकल्स से पढ़ा है। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और फिर उसके बाद मैंने एएमआई का अपना कोर्स किया, मॉन्टेसरी कोर्स किया और जब मैं मॉन्टेसरी कोर्स अपने एंडिंग पे मेरा जा रहा था, तो मुझे जॉब ऑफ़र हुई चाइना से चाइना और से। मैं जी, चाइना चली गई। 2014 से मैं चाइना में थी और तकरीबन 8 साल मैं चाइना में रही हूँ। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह। साथ में मैं अपने बच्चों को भी लेके गई। बेटी मेरी उस टाइम पे 5 साल की थी, बेटा मेरा 3 साल का था और फिर उन लोगों को मैंने वहीं पर ही चाइनीज़ स्कूल में एनरोल कराया क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट था। तो मुझे फिर 8 साल बाद जो कि मैं आती-जाती रहती थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन 8 साल बाद ये कोविड का जो सिलसिला हुआ तो उसकी वजह से मुझे चाइना छोड़ना पड़ा। अच्छा, अभी तक यानी कि आप चाइना में ही काम कर रही थी? जी, जी, बिल्कुल, मैं चाइना में ही काम कर रही थी और मैं 2020 में अपनी फैमिली से मिलने आई थी अच्छा, और अच्छा। जिस दिन मैं फ्लाइट से उतरी हूँ, दूसरे दिन मुझे ये खबर मिली है कि कोविड जो है वो फैल गया है और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं और हुँ, मेरी जो फ्लाइट थी वो 14 फरवरी की थी वापस जाने की, वो कैंसल हो गई और मैं 2 साल तक फिर मैं पाकिस्तान में बैठी रही हूँ और फिर 14 मैंने फरवरी 2021 की बात कर रही हो आप, यानी कि 2 साल पहले। जी, बिल्कुल, 2 साल पहले। फिर उसके बाद जब कोविड का ये सिलसिला खत्म होने लगा, तो ठीक है मेलिसा, तो फिर आपकी जो पाकिस्तान से जर्नी थी, फिर आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीका का एक जज़ीरा है, वहाँ तक बताएँ आप वहाँ कैसे गईं? क्योंकि अफ्रीका का नाम सुनते हमारे नौजवानों में कोई जज़्बा नहीं पैदा होता, कोई जाना नहीं चाहता अफ्रीका की कंट्री में, सिवाय साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका में है अपनी कम्युनिटी, लेकिन आइवरी कोस्ट का जैसे आपने मुझे पहले बताया, तो मेरा नहीं ख़्याल कि मेरे व्यूअर्स भी इस आइलैंड से वाकिफ़ हों। तो ये स्टोरी बताइए कि आप आइवरी कोस्ट कैसे गईं अफ्रीका के एक जज़ीरे पे और क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्या सूरत-ए-हाल थी? क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल मॉन्टेसरी डिप्लोमा है नीदरलैंड्स का, तो अच्छा, मैं उस अ, वेबसाइट की मेंबर हूँ और माशाल्लाह। उसपे जो है इंटरनेशनली सारे जॉब्स ऑफ़र होती हैं, जो कि वहाँ का खाली मेंबर है उसको और किसी को ऑफ़र नहीं होगी, जब तक अच्छा, आप अच्छा। वहाँ का मेंबरशिप नहीं लेते हो, जब तक आप वो उस जगह की पढ़ाई नहीं करते। तो मेरे पास वो मेंबरशिप है तो उससे मैंने ये जॉब देखी थी आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट जो है एक मैं कहूँगी कि बहुत सेफ कंट्री है जो लोगों ने बनाया हुआ है अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका ऐसी है। लेकिन आइवरी कोस्ट जो है वो घाना के पास है, घाना के बिल्कुल पास है। अच्छा, खाना कंट्री। इट्स मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड लाइक नियर मोरक्को आई वुड से। तो अच्छा, अच्छा। वहाँ पे मैं जब गई हूँ, तो स्कूल तो बहुत अच्छा था, मेरी प्रिंसिपल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं वहाँ खुद सिंगल एज़ अ वुमन वहाँ रह नहीं सकी, वहाँ पर आपको एक मेल डोमिनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप और अकेली औरत वहाँ नहीं रह सकती है। वहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं। आप वहाँ पे स्कूल के साथ काम करने के लिए गई थी मोंटेसरी में? जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप ये कहती हो कि जो आइवरी कोस्ट है वो है तो यानी कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री, लेकिन अकेली औरत के लिए महफ़ूज़ जगह नहीं है। नहीं, नहीं, अकेली औरत के लिए वहाँ महफ़ूज़ जगह नहीं है और मैं अपने बच्चों को भी नहीं लेके गई थी। मैं बच्चों हाँ, को पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास छोड़ के गई थी
और अच्छा। अ, मैं खुद गई थी वहाँ पर देखने के लिए कि कैसा है वहाँ पर ना, लेकिन मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई वहाँ के कल्चर को और क्योंकि वो लोग काफ़ी लाउड हैं और जो हम सुनते हैं कि आदमी या औरतें वहाँ पर पुश करती हैं, ये फैक्ट है बात वहाँ पर वो लोग करते हैं इस तरह। अच्छा, और अच्छा। जी सेफ्टी 6 बजे के बाद वहाँ पर आप नहीं निकल सकते हैं बाहर, हर चीज़ बंद हो जाती है और इट्स नॉट सेफ फॉर अ सिंगल वूमन। अच्छा, मेरी सैलरी कितनी थी आपकी एवरी कॉस्ट में? सैलरी वो लोग मुझे अच्छी दे रहे थे डॉलर्स में दे रहे थे और उन्होंने घर दिया हुआ था। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इंटरनेशनल टीचर्स के लिए होते हैं कि जितनी आपकी एजुकेशन होगी, उसके लिहाज से जितना एक्सपीरियंस होगा आपके पास, उसके लिहाज से आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है जी। तो आपने ये जो जॉब थी एवरी कॉस्ट में एज़ तो ए स्कूल मॉन्टेसरी टीचर ये आपने कैसे सर्च की थी? अ, वो जो एएमआई मेरी जो साइट है मॉन्टेसरी साइट जिस पे मैं सब्सक्राइब हुई भी हूँ, वहाँ से की थी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। तो अब आप एवरी कॉस्ट में नहीं हो, अब आप कज़ाकिस्तान में हो जैसा कि आपने मुझे बताया। तो फिर आपने वो स्कूल क्यों लेफ्ट कर दिया एवरी कॉस्ट में और अब आप कज़ाकिस्तान क्यों आ गए? अ, आइवरी कोस्ट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे सेफ्टी नहीं लग रही थी और मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री दैट इज़ चाइना and then I'm going to a third world country that is Africa. So I could not adjust in these two. I mean, I could not adjust in Africa. तो अच्छा जी। आई मीन ऑफ कोर्स 8 साल मैं चाइना में रही हूँ, तो वहाँ के तौर-तरीके और वहाँ का रहन-सहन बिल्कुल मैंने अडॉप्ट एक तरह से कर लिया था एंड चाइना वाज़ माय सेकंड होम। आइवरी कोस्ट में कोई मुझे 8 प्रॉब्लम साल ऐसा एक काफ़ी नहीं। लंबा अरसा होता है, चाइना में आपने 8 साल गुज़ारे तो ऑफ़ कोर्स ये काफ़ी उम्र का काफ़ी लंबा अरसा है और फिर एकदम से आप अफ्रीका मूव हो गई तो आप अपने आप को एडजस्ट ना कर पाई उस कल्चर में। मैं कर नहीं सकी, एडजस्ट नहीं कर सकी मैं। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकी जबकि स्कूल बहुत अच्छा था। लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे और वो जो स्कूल है वो फ्रेंच इंटरनेशनल स्कूल है। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। तो वहाँ पर अपनी कम्युनिटी थी जहाँ पर आप गई थी आइवरी कोस्ट में वहाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी पाकिस्तानी बहुत है, इंडियंस बहुत हैं वहाँ पर, बिज़नेस कर रहे हैं अपना वहाँ पर, अच्छा स्टोर्स जी। उन लोगों ने खोले हुए हैं। तो बहुत बहुत बिज़नेस अपना कर रहे हैं वहाँ पर आइवरी कोस्ट में। नॉर्मली किस किस्म के बिज़नेसेज़ हैं जो वहाँ पे अपने पाकिस्तानी और इंडियन देसी लोग वहाँ पे कर रहे हैं? अ, मैंने तो जो देखा ज़्यादातर स्टोर्स उन लोगों ने खोला हुआ है। अच्छा, स्टोर्स जैसे कि मतलब सुपर स्टोर्स वग़ैरह होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। सुपर स्टोर्स उन लोगों ने खोला हुआ है या फिर बिज़नेस अपना शायद कपड़ों का कर रहे हैं या टेक्सटाइल्स का कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वैसे टेक्सटाइल्स का तो वहाँ इतना नहीं चलता, जितना स्टोर्स का है। वहाँ स्टोर्स खोले हुए हैं उन लोगों ने। सही है जी और पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स वग़ैरह आपको वहाँ नज़र ना आए? वहाँ पर जो वो अफ्रीकन्स पहनते हैं भड़कीले कपड़े तो वही नज़र आ रहे थे मुझे उनके ऊपर। आपको अफ्रीका का खाना पसंद आया? खाना वग़ैरह वहाँ की कोई ऐसी डिशेज़? अ, वहाँ पर बहुत मछली खाई जाती है क्योंकि वो आइवरी कोस्ट जो है इट्स नियर द सी। अ, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है मछली खाई जाती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। आप बहुत वहाँ पर चाहे मैं जितना भी कमा रही थी लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ इतना एक्सपेंसिव है कि आपको लिटरली समटाइम्स यू हैव टू बी हैंड टू माउथ इतना है और वहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। ठीक है जी। तो मेलिसा अगर एक पाकिस्तानी लड़की काम करने के लिए जाना चाहती है एवरी कॉस्ट में एज़ अ टीचर तो उसको किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा या वो कैसे जॉब सर्च कर सकती है वहाँ के स्कूल्स में? उसके पास पहले अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है अपना और अच्छा, बैचलर्स इन एजुकेशन किया हुआ है मैंने। हाँ और जी। फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। मेरे पास टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का भी 4 साल का डिप्लोमा कोर्स है माशाल्लाह। और मैंने मैंने और एएमआई का मोंटेसरी कोर्स जो किया है बाहर से, वो है मेरे पास।
हाँ। और टीचिंग एक्सपीरियंस है बाहर का, स्पेशली चाइना का। तो उसके ऑन बिहाफ मुझे ये सारी जॉब्स ऑफ़र होती हैं। अच्छा, एक पाकिस्तानी लड़की जिसके पास ये सारे डिप्लोमास वगैरह नहीं है, तो क्या उसके लिए जॉब अचीव करना काफ़ी मुश्किल होगा आइवरी कोस्ट में? मेरे ख़्याल में नहीं, अफ्रीका में मुश्किल नहीं है, अफ्रीका में मुश्किल नहीं है। अफ्रीका में जब मैं जहाँ वहाँ काम कर रही थी, तो वहाँ पर एक और पाकिस्तानी लड़की थी और जितने मेरे पास डिग्रीज़ थी, उसके पास खाली बैचलर्स ही था और उसके पास ये एएमआई की डिग्री थी, डिप्लोमा था। लेकिन आई मीन आप अफ्रीका में तो जा सकते हैं आराम से, अफ्रीका में तो आराम से जा सकते हैं। नॉर्मली जो एवरेज सैलरी आप बता रही हो, वो भी पाकिस्तान की निस्बत बेहतर सैलरी है, वहाँ पे डॉलर्स में मिलती है सैलरी। डॉलर की वो नहीं मिलती है। वो लोग कहते हैं कि हम आपको इतने डॉलर्स देंगे, लेकिन वो अफ्रीकन वेस्टर्न अफ्रीकन मनी में कन्वर्ट होती है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अच्छा मनीषा, तो उसके बाद आपने जैसे मुझे बताया कि आपने फिर हंगरी की वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो उसके बारे में बताइए कि फिर वो आपने हंगरी आना क्यों पसंद नहीं किया और हंगरी का वीज़ा आपको मिला नहीं या क्या इश्यू बना आपके साथ कि आप हंगरी ना आ सकीं? जी, बिल्कुल, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मेरे साथ हुआ और इसी वज़ह से मेरी और आपकी भी उस टाइम पे बातचीत हुई थी। हाँ जी। एक्चुअली हंगेरियन जो स्कूल है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन स्पॉन्सर किया और मेरा सारा वीज़ा प्रोसेस सब कुछ हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि 60 डेज़ तक ये एप्लीकेशन आपकी वैलिड रहेगी 60 डेज़। और जी, और वैसे तो 30 डेज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे अफ्रीका गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 60 डेज़ के विदिन 60 डेज़ आप वापस पाकिस्तान जाएँ और आप ये अपना वीज़ा प्रोसेस कराएँ। हम 60 डेज़ का खाली वैलिडिटी आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं हंगेरियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद को कॉन्टैक्ट करूँ और उनसे मैं अपॉइंटमेंट माँगूँ। तो अपॉइंटमेंट डेट जब मैंने माँगी उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास अभी कोई अपॉइंटमेंट डेट नहीं है, आप हमें नवंबर में कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने जब उनको नवंबर में कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं भेजा। मैं उनको 3-4 दफ़ा मेल्स भेजती रही कि आप मुझे अम आई मीन वो कर दें, अपॉइंटमेंट डेट दे दें। उन्होंने मुझे कोई अपॉइंटमेंट डेट कोई का रिप्लाई कोई नहीं। रिप्लाई नहीं किया। तो इस वज़ह से जो मेरी एप्लीकेशन जो प्रोसेस था, जो 60 डेज़ का था, वो खत्म हो गया और अंधेरी स्कूल वालों ने फिर मेरा स्पॉन्सर नहीं किया वीज़ा। मनीषा, ये कौन-सा टाइम था जिस वक़्त आपने अप्लाई किया था और आपको अपॉइंटमेंट डेट ना मिल सकी? ये कौन-सा महीना था? क्या आप वो टाइम बता सकते हो एग्ज़ैक्टली? अक्टूबर। अक्टूबर 2022। हुँ, हुँ। जी, जी। सही है जी। तो हो सकता है क्योंकि सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वीज़ा एप्लीकेशंस, तो मेबी उस रश की वज़ह से आपका केस भी बीच में रगड़ा गया और आपको अपॉइंटमेंट ना मिल सकी। इस अ, रश की वज़ह से। जी, जी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अभी बहुत रश है, तो हम आपको अभी अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझे कोई तो एडजस्टमेंट आप कर दें। तो उन्होंने कहा नवंबर में आप कॉल करिएगा ना। जब मैंने उनको नवंबर में मैसेज मेल की, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं करती रही उनको मेल, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हंगेरियन एम्बेसी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें 2 लाइनें तो आप कह सकती हो। बहुत अफ़सोस है कि वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो ख़त्म करवा दिया और मेरी अच्छी अपॉर्च्युनिटी उन्होंने वेस्ट करा दी। सही है जी, क्योंकि बहुत कीमती टाइम होता है जब आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, आपको वीज़ा फ़ाइल दाखिल करवानी होती है और ऐसे काफ़ी सिनेरियोज़ ऐसे देखने में आए हैं कि फिर बच्चों का टाइम वो निकल जाता है। इवन कि जो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चों को वीज़ा फिर भी नहीं मिलता। हुँ, तो आई थिंक या तो एम्बेसी की सर्विस को तेज़ करना चाहिए जी, या एक बिल्कुल, और बिल्कुल। कॉन्सुलेट बना देनी दी जाए सर्विस उनकी पाकिस्तान के बहुत अंदर। स्लो है, बहुत स्लो सर्विस है क्योंकि मैंने अपने किसी दोस्त को कहा था कि वो पाकिस्तान से ही कराची नहीं इस्लामाबाद से कॉल करें, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, कॉल यहाँ हंगरी में भी मैं रहता हूँ, यहाँ भी अक्सर इमिग्रेशन के काम ऐसे हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो कभी कॉल किसी ने उठाई नहीं और ईमेल का तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो ये तो ऐसा ही है यहाँ पे, यहाँ की इमिग्रेशन काफ़ी स्लो है। ये बात सच कह रही हो आप। जी, जी, ठीक तो है। इस तरह
हाँ जी। अब आता है कज़ाकिस्तान की तरफ, तो फिर आपने आइवरी कोस्ट को छोड़ा, अफ्रीका को और आप कज़ाकिस्तान आ गई। तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि आप आइवरी कोस्ट को छोड़ के कज़ाकिस्तान जा रही हो और कज़ाकिस्तान किन मैटर्स में बेहतर है आइवरी कोस्ट की निस्बत? अ, हुआ ये था कि क्योंकि मैं अपने बच्चों को बुला नहीं सकती थी आइवरी कोस्ट में क्योंकि सेफ्टी की वजह से सेफ नहीं है जगह। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को किस तरह अपने पास बनाऊँ और किस तरह उनकी आगे फ्यूचर अच्छा बनाऊँ। तो काज़ाकिस्तान मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया था, तो मुझे काज़ाकिस्तान से ऑफ़र आई और काज़ाकिस्तान में फिर मैं वापस गई पाकिस्तान। मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया, मुझे वर्क परमिट मिला और फिर मैं काज़ाकिस्तान आ गई। मैं काज़ाकिस्तान मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इट्स नियर चाइना एंड आई एम नियर more towards the Chinese cultural side, that is Southeast Asia. काज़ाकिस्तान वैसे तो सेंट्रल एशिया में आता है, यूरो एशिया इसको कहलाया जाता है। तो हाँ जी। यूरोपियन स्टाइल यहाँ पर भी है काफ़ी और एशियन स्टाइल भी है, लेकिन यूरोपियन ज़्यादा किया जाता है। मैं फिर जब काज़ाकिस्तान आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुसलमान है काफ़ी यहाँ लोग और खूबसूरत कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मौसम कैसा है कज़ाकिस्तान का? सर्दी तो काफ़ी होती होगी वहाँ पे? मौसम यहाँ बहुत सर्दी है, -15 तक इसका स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर अभी, और -15 तक इसका गया हुआ है और इसी वजह से मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मैं यूज़्ड टू नहीं हूँ इतनी सर्दी की क्योंकि चाइना में मैं आइलैंड पे रहती थी और वहाँ हाँ पर जी। ट्रॉपिकल मॉनसूनल सीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पर तो ख़ैर स्नो हो रही है और आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। अम, आई मीन यूज्ड टू हो रही हूँ अभी अभी 2 आप महीने हुए हैं। आप कज़ाकिस्तान की कौन-सी सिटी में हो इस वक़्त? अलमाती। अच्छा, अलमाती में हो और कज़ाकिस्तान के अंदर क्या समझते हो आप? कैसा अपने पाकिस्तानी और देसी लोगों के लिए क्या वहाँ पर कुछ फ्यूचर है उनका? उनको आना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल, ये हब है, इकोनॉमिक हब है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक हब है और यहाँ पर लोग बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं। यहाँ लोग बहुत अमीर हैं, वो इस वजह से क्योंकि काज़ाकिस्तान जो है इसकी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ऑयल में फिर इसके अंदर यूरेनियम है ब्लैक गोल्ड है और गैस है। तो अच्छा, काज़ाकिस्तान इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ और इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यहाँ की और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिल्क रोड बनी हुई है चाइना से। तो अच्छा, अच्छा, चाइना से यहाँ पर सारा चीज़ें आती हैं और यहाँ पर बेची जाती हैं जो कि सस्ते दाम में होती हैं लेकिन क्योंकि काज़ाकिस्तान की जो मनी है टेंगे वो डीवैल्यूड है, इतनी वैल्यूड नहीं क्योंकि वो बीच में है, ऊपर रशिया है और नीचे जो है वो चाइना है, तो वो किसी के साथ अपनी लड़ाई-झगड़ा नहीं करना माँगता। अच्छा जी। तो तो ये जो सिल्क रोड आप बता रही हो चाइना से कज़ाकिस्तान को जाता है, ये वही सिल्क रोड है जो पाकिस्तान से होता हुआ चाइना और फिर चाइना से आगे कज़ाकिस्तान को निकलता है? जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। वैसे अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे या अपनी देसी कम्युनिटी, वहाँ पर वो उन लोगों के किस-किस किस्म के कारोबार वग़ैरह हैं या किस किस्म की वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अपने लोगों के लिए अगर पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से कोई बंदा वहाँ पर जाना चाहे अपनी कम्युनिटी से, तो उसको किस किस्म की जॉब ऑफ़र हो सकती है कज़ाकिस्तान से? और राउंड अबाउट सैलरी एवरेज सैलरी क्या है वहाँ पे? मिनिमम सैलरी टू एवरेज सैलरी कज़ाकिस्तान में क्या चल रही है उस वक़्त? काज़ाकिस्तान में वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ अ, जी। काज़ाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉरेनर्स हैं काफ़ी, ज़्यादातर लोग जो है स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर ही रुक जाते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी अफ्रीकन्स भी देखे हैं और वो यहाँ पर अपना बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं या स्टोर्स उन्होंने खोले हुए हैं। काज़ाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं एक्चुअली क्योंकि ये चाइना से काफ़ी करीब है अच्छा और जी। चाइना से चीज़ें आई मीन आई जाती हैं। तो आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीद के आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप अपने मुल्क से ही पाकिस्तान से चीज़ें इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर।
तो ये बिज़नेस हो सकता है, यानी कि हाँ, कोई बंदा बिज़नेस अगर अपना कोई लेदर का बिज़नेस कर सकते हैं आप यहाँ पर, जीन्स का बिज़नेस कर सकते हैं, इस तरह। सही है, ज़बरदस्त जी। इसके अलावा एक पाकिस्तानी लड़की होने के नाते सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूँगा कि आपने इतनी एफ़र्ट्स की, इतनी कंट्रीज़ में आपने अपनी जो है तो कारकर्दगी दिखाई। चाइना पहले गई, फिर आप अफ़्रीका गई, अब आप कज़ाकिस्तान में हो। तो वीडियो ख़त्म मैं करना चाहता हूँ, तो लेकिन उससे पहले आप पाकिस्तानी औरतों को कोई सजेशन देना चाहो, कोई ऐसा मोटिवेशनल कोई सजेशन हो कि हमारी माएँ-बहनें भी जो है तो वो ज़िंदगी की इस दौड़ में शामिल हो सकें, ताकि वो भी मनवा सकें अपने आप को कि पाकिस्तानी लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल ये तो आपके अंदर क्या एक हुनर होता है और फीलिंग्स होती हैं कि आप किस तरह अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहते हो। अ, हर लड़की जो है हमारी जो पाकिस्तानी जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको डराया जाता है हाँ, कि यूँ करोगी तो ऐसा हो जाएगा, यूँ करोगी तो वैसा हो जाएगा। जब मैं चाइना जा रही थी तो मेरी फैमिली ने मुझे पलट के कहा, "ओह! चाइना जा रही हो तुम? I mean of all the places you're going to China rather than going to Canada और अमेरिका।" और अब वही मेरी फैमिली खड़ी रह के मुझे कहती है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था कि तुम चाइना गई क्योंकि चाइना जो है अब सुपर पावर बन आई मीन एक तरह से बनने वाला है या बन चुका है मैं तो कहूँगी। ऑफ़ तो कोर्स। मैं समझती हूँ एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये चीज़ मैं अपनी माँ को इस चीज़ की क्रेडिट देती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। मेरे अंदर माशाल्लाह, एक बहुत एतमादी पैदा की कि तुम दूसरों से कम नहीं हो, तुम हर चीज़ कर सकती हो वाह! और अगर वो चीज़ गलत भी हुई ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत कम पेरेंट्स मेरे ख़्याल में करते हैं और मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में। मैं यही माशाल्लाह जी। कहूँगी। वैसे तो सारे सारे वालिदैन, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं कि उनकी औलाद तरक्की हाँ, करे, लेकिन उनके बच्चे मैंने आगे भाई बढ़ें। एक चीज़ देखी है कि लड़कियों के मामले में वो बस ये कहते हैं कि घर पे बैठी रहे और जल्दी शादी कर दे। ख़ैर मेरी जल्दी शादी हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हालात कुछ ऐसे हो गए कि जिसमें मुझे बाहर निकल के जॉब करना पड़ा और मैंने आगे अपनी शादी के बाद जाके मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। तो मैंने शादी से पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी, शादी के बाद कंप्लीट की है। नहीं तो मेलिसा जो पाकिस्तानी, हमें तो आपके ऊपर फ़ख्र है कि आप हमारे पाकिस्तान की नाम रोशन कर रही हो, मुख़्तलिफ़ मुल्कों में जाके आप काम कर रही हो, इंट्रोड्यूस करवा रही हो पाकिस्तान को। एज़ अ पाकिस्तान की एम्बेसडर आप मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा चुकी हो अभी तक। तो मैं तो आपको सैल्यूट पेश करता हूँ आपकी कारकर्दगी को, और एक काफ़ी बहुत बिग मोटिवेशन हो आप अपनी पाकिस्तानी, इंडियन और अपने तमाम देसी कल्चर के लोगों के लिए, जो हमारी माएँ-बहनें समझती हैं कि वो ये काम शायद नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इसके अलावा आप कोई चीज़ अगर अपनी मर्ज़ी से कहना चाहो, तो आप कह सकते हो, उसके बाद हम वीडियो को एंड एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, तो मैं लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और तमाम देखने वालों को बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई सवाल है या कोई ऐसी चीज़ जो आप मनीषा से पूछना चाहते हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मनीषा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पाक। अस्सलाम वालेकुम, बाय-बाय।